हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। आज हम करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्जेस पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे जो उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा था, जो उस पर टॉर्क लग रहा था, उसको कैलकुलेट कर लिया था। उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली थी। उसमें जो वर्डन होता है वो भी कैलकुलेट कर लिया था। और जो टार्क होता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वाला फार्मूला भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब आज हम करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को हम जानेंगे। मींस अगर मैं बोलूं यहां पे आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बहुत सारे इसमें होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रखेंगे, चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे, चार्जेस रखेंगे। प्लस भी चार्ज हो सकता है, माइनस भी चार्ज हो सकता है। आपके उपकाल है क्या रखना है, प्लस रखना है कि माइनस रखना है। प्लस रखना है तो भी चेक करेंगे, माइनस रखेंगे तो भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना अपना टॉपिक क्या, मोशन ऑफ चार्जेस पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है। स्लाइड में लिखा है क्या, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब जब हम चार्ज को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या चेंजेस होता है, सुन लो ध्यान से। ये अपना प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है मोशन की, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। ध्यान से सुन लो फिर से कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा मोशन करेगा किसमें, वो हमेशा मोशन करेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। और जब फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो मोशन भी उसी डायरेक्शन में करेगा। अरे भाई, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा, आपको पता है सर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, जो फोर्स लगता है वो लगता है Q इंटू ई। सर कहाँ से आया, ये आया E जो प्लस टू एफ बाई क्यू से, है ना। E जो प्लस टू एफ बाई क्यू याद है ना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, पर यूनिट चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को ही क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वहां से हमने ये फार्मूला लिखाया है। तो प्लस चार्ज के ऊपर यहाँ पे लगेगा प्लस। अच्छा, सिमिलरली माइनस वाले चार्ज क्या होता है, माइनस वाला चार्ज होता है मेरे भाई, वो उस पर जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसलिए इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है। तो लेट अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड q बी द इनिशियली एंड रेस्ट इन ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। मतलब हमने सबसे पहले क्या लिया है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, जब चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में हो तो उसके ऊपर जो फोर्स आता है वो कैसे आता है, वो मैंने आपसे डिटरमाइन कर लिया कि अगर जब रेस्ट में है तो पॉजिटिव अगर हम चार्ज डालेंगे उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो क्या होगा, वो फोर्स उस पर जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है तो पॉजिटिव चार्ज का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो सेम डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, जब हम फोर्स और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। मतलब अब जब रेस्ट में है तो उस पर हम फोर्स और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना। चलो ट्राई करते हैं। जब आपने जो फिगर देखा उसमें आपने देखा कि भैया जो फोर्स है वो क्या है, Q इंटू ई, है ना। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है, अगर हम बात करें F इज इक्वल्स टू एम ए की, किसकी बात करें, एम ए की, किसकी बात करें, एम ए की। तो अगर जब हम एम ए की वैल्यू इसमें उठा के रखेंगे, चार्ज का कुछ मास भी होगा, तो अगर एम ए की वैल्यू उठा कर रखेंगे तो एम इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। किस एक्सेलरेशन से वो पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, ये बात ये है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो यही लिया गया है, एक्सेलरेशन एंड प्रोड्यूस बाय फोर्स इज इक्वल टू एफ बाई एम या क्यू बाई एम। सिंस द फील्ड ई इज कांस्टेंट इन कांस्टेंट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दस मोशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मतलब लगातार क्या होगी, लगातार जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो और यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, फिर यहाँ पे और फिर से ज़्यादा हो जाए। तो अगर यूनिफॉर्म होगा तभी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। वहाँ पे इसके वेलोसिटी में, इसके एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? चेंजेस आने लगेंगे। तो कभी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी घटेगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी घटेगी। अगर यूनिफॉर्म केस है तो यूनिफॉर्म केस में हमेशा एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, मतलब लगातार उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टार्टिंग में रेस्ट में है। सपोज एट अ पॉइंट ए पार्टिकल इज एट रेस्ट इन द टाइम टी, इट रीचेज द पॉइंट बी। फिगर देखो, हमने अब क्या किया? मोशन करने लगा वो पार्टिकल, कुछ टाइम बाद वो मोशन करने लगेगा। फिगर हम आपको दिखाते हैं। ये भाई किधर गया फिगर? फिगर 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 किधर गया फिगर? फिगर मेरा गायब हो गया, मुझे बनाना पड़ेगा। है ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे बनाना पड़ेगा, है ना? जी हाँ, फिगर मुझे बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बनाऊंगा। ओके, ये यहाँ पे फिगर बनाते हैं। फिगर मिस कर दिया, है ना? चलो, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई चार्ज पार्टिकल सपोज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल पॉइंट ए में स्टार्टिंग में है, कुछ टाइम बाद ये पॉइंट बी तक पहुंच गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? सर ये टाइम टी बाद, और डिस्टेंस यहाँ का कितना है? एस डिस्टेंस ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ अपना चार्ज पार्टिकल, यहाँ से ए से बी तक जा रहा है। तो वही लिखा है, सपोज ए पार्टिकल एट रेस्ट इन द टाइम टी पे क्या है? रेस्ट में है। इट रीचेज द पॉइंट बी इन टाइम टी, वो कहाँ पहुँच जाता है? टी टाइम बाद वो पॉइंट बी पे पहुँच जाता है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। V जो है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज मोशन कर ही नहीं सकता, है ना? तो ये एक अच्छा पॉइंट लिखा है, तो इसको आप अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो, जब आप बैटरी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स होते थे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है ज़्यादा है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कम है। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाते थे, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता था। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाते हैं। ठीक है, चलो। एस जो है वो सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी है, मतलब एस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दो उसके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में है। अब देखो यहाँ से हम ये v जो इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके क्या कर रहे हैं सर? v जो इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में तो चार्ज क्या था? रेस्ट में था, इसलिए हमने u की वैल्यू क्या ले लिया? u की वैल्यू 0 ले लिया। और एक वैल्यू हमने निकाला है सर जी, एक वैल्यू क्या आया? एक वैल्यू अपने आई थी क्यू ई बाई एम, तो क्यू ई बाई एम हमने a रख दिया। और t की वैल्यू आपको पता है कितना है? t ही लिया गया है। यहाँ पे जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू ई टी अपॉन एम। क्या आ गई मेरे भाई? क्यू ई टी अपॉन एम। तो अगर इस चार्ज की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप इस फार्मूले से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बी बाय यूजिंग, अगर हम इस फार्मूले से अगर कैलकुलेट करना चाहें, जब आपको एस दिया गया हो, एस के केस में तो हम कौन सा इक्वेशन लेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर वैल्यू, वी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। स्टार्टिंग वैल्यू 0 दी गई है, एक वैल्यू आपको पता है क्यू ई बाई एम है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट दिया ही गया है। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 क्यू ई एस अपॉन एम आ जाएगा। ये वी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये वी हो जाएगा फिर। ठीक है, ये वी हो जाएगा, अभी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी की वैल्यू है। ठीक है, ये वी की वैल्यू है अंडर रूट में। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान से देख लो। मोमेंटम में मोमेंटम का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। पी इज इक्वल टू क्या होता है? पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी। तो m की वैल्यू पता है, v की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया सर, क्या होता है? क्यू ई टी बाई एम। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू ई
टी हो जाएगा, पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई टी। तो पीक वैल्यू आपके पास क्यू ई टी आ गई। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी होती है एफ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी आपके पास पता था क्यू ई टी बाई एम, क्यू ई टी बाई हमने रख लिया, इधर इधर भी रखे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये स्क्वायर करेंगे तो एम का स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1/2 क्यू ई टी का होल स्क्वायर अपॉन एम। तो क्यू ई टी का होल स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m, ये हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले उस चार्ज पार्टिकल की, तो आप इस एक्सप्रेशन से याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कौन सा एक्सप्रेशन सर, ये वाला एक्सप्रेशन सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ कौन सा एक्सप्रेशन, लिख लो, कैप्चर में बंद कर लो, अंडर द टेबल कर लो, ठीक है। आपको याद होना चाहिए क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और ये आपका मोमेंटम का फार्मूला है क्यू ई टी। एक्सेलरेशन का आपको पता ही है क्या होता है, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस ये लेते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को एंट्री कराते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी एट राइट एंगल, राइट एंगल पे हम उसका एंटर कराते हैं किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मीन्स अब आपके सामने एक डायग्राम दिखेगा, अपने पास एक 2D प्लेन है, एक 2D प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर है, क्या है, नीचे से ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हमने इसके 90 डिग्री पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के 90 डिग्री पे एक चार्ज पार्टिकल को एंट्री कराया। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके 90 डिग्री पे हमने एक चार्ज पार्टिकल का क्या कराया, एंट्री कराया। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए हैं तो क्या होगा, तो ये इसको किस डायरेक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ये बोलेगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाओ। अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता, मतलब ये ऐसे जाता, ठीक है, ऐसे जाता। बात वही है, बस ये एक्स वाई है, ये माइनस में एक्स वाई हो जाता। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया है, क्या लिया है, पॉजिटिव, तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धीरे धीरे होगा तो यहाँ पे देखोगे एक कर्व बन रहा है, ठीक है। तो इसका पाथ कैसे हो रहा है, देखो ये कभी आपने पढ़ा होगा, अगर हम ऐसे कर लें तो आपका ये कैसे बन रहा है, अगर थोड़ा इधर भी ऐसे बना रहे तो ये क्या बन रहा है, एक पैराबोला बन रहा है। क्या बन रहा है, पैराबोलिक। तो हम इसको बोल दें कि अगर थीटा एंगल पे 90 डिग्री पे अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल किस में एंट्री कराएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एंट्री कराएंगे तो वहाँ पे जो इसका पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक होगा। और जब पैराबोलिक होगा तो आपने 11th में पैराबोला पढ़ा ही है ना। यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, फिर वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, यही सब चीज़ें बार बार आएंगी। तो अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, और आपके सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है, ये सिलेबस में है नहीं कैलकुलेट करना। हाँ, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। अगर सिलेबस में बाई चांस कभी कभी फुल सिलेबस भी दे देता है ना एग्जामिनर, क्योंकि अब की बार कुछ कहा नहीं जा सकता 24-25 के बीच में, क्योंकि CBSE जो है वो तुम्हारे ही टाइम में सारा एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसके पहले नहीं करना था उसको एक्सपेरिमेंट, इंक्लूड भी कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो छोड़ा है वो इंक्लूड भी कर सकता है, इसलिए हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो, तो सिंस मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड अलोंग द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही है। इलेक्ट्रिक मोशन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लग रहा है, तो ये इधर ही तो एक्सेलरेटेड होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेटेड होगा। तो वही लिखा गया है, सिंस द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड अलोंग द वाई एक्सिस वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट वाई। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या है, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको सब कुछ पता है, एस की वैल्यू वाई है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, ये वाई है और ये एक्स है, ये आपका चार्ज पार्टिकल है, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हमने वाई लिया। स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, इसलिए हमने 0 ले लिया। हाफ at स्क्वायर रहने दो, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के क्या है, डायरेक्ट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विल इंक्रीज रैपिडली विद सिंस अरे ये तो अभी पता ही है, जैसे मतलब ज़्यादा टाइम तक अगर वही चार्ज छोड़ोगे इसके अंदर तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेगा, नहीं समझे आप। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, अगर कोई चार्ज इसमें छोड़ोगे पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम तक जब फोर्स लगेगा, और जब क्या बोलते हैं, हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे लगातार एक्सेलरेशन होता रहेगा, और जब लगातार एक्सेलरेशन होता रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो यही बोला है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस विल इंक्रीजेज विद रैपिडली विद टाइम। टाइम के साथ वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करता है। अगर पहले में 2 चल रहा है तो तीसरे सेकंड में वो क्या पता 15 चल चुका हो, है ना, इस टाइप का। अब एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, ये तो यहाँ तक ही है,
ये तो यहाँ तक ही है ना, ये पाथ डिपेंडेंट है ही नहीं, ये पाथ डिपेंडेंट है ही नहीं, है ना। तो फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, हमने वैल्यू रख दिया वी इज इक्वल टू, देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वही इक्वेशन रख लेंगे, वाई इज इक्वल टू हाफ, ये क्या हुआ ये ए हो गया और यहाँ से हमने टी की वैल्यू रख लिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो कि हमें बताता है पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये कोई पैराबोला का इक्वेशन है। अगर कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया समझ लो पैराबोलिक बनेगा, कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया समझ लो पैराबोलिक बनेगा। ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, ये सब 11th में कर चुके हैं, ये सब पूरा का पूरा 11th में कर चुके हैं। नहीं समझ आइए कैसे आया, अरे भाई अभी ऊपर क्या किए, वाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, वाई इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा तो, लेकिन ये जो AT है टाइम कौन सा है सर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं हाफ, ए की वैल्यू क्या है सर QE/m है, टी की वैल्यू क्या होती है सर x/u होती है, इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यही तो हुआ आपका। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो समझ लो क्या है, एक पैराबोला है, क्या है एक पैराबोला। बात समझ में आ रही है, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना समझ लो वहाँ पे पैराबोला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछ ले तो कैसे करोगे भैया, वेलोसिटी ऐसे तो जा रही है, इसका टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ये तो एक वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन हो गया, एक तो ये एक्सिस वाला डायरेक्शन हो गया, ये तो अपना चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी था, इसे जा रहा था, और इसका टेंजेंट आपका नेट वेलोसिटी निकालेगा। तो अगर नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो ये वाई एक्सिस वाला हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस वाला हो जाएगा, और नेट ये वी हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी मतलब वी वाई हो जाए, वाई एक्सिस की वेलोसिटी वी वाई हो जाएगी, और ये वी एक्स हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी वी इज इक्वल टू इन अंडर रूट वी एक्स का होल स्क्वायर और वी वाई का होल स्क्वायर, और वी वाई का होल स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, कैलकुलेट किया है कि नहीं कैलकुलेट किया है पिछले वीडियो में, देखो भाई इधर देखो, वी कैलकुलेट किए हो कि नहीं कैलकुलेट किए हो भाई, ये वाई एक्सिस वाला किए हो ना, अभी ये आया, ये था क्यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी यू था और फाइनल वेलोसिटी ये वी वाली है ना, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये याद कर लो, इससे ज़्यादा नहीं, बस आप फार्मूला रट लो, ठीक है। फार्मूला रटने आना चाहिए थोड़ा बहुत। अब मैं कैसे आया ये भी बता दिया हूँ, इसकी वैल्यू कैसे अब इसको वैल्यू रख के नहीं चेक कराऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कभी कभी क्या कर लेता है, कभी कभी इसका डायरेक्शन पूछ लेता है, ठीक है, बीटा। तो बीटा कैसे निकालोगे सर, आपको पता है वी वाई बाई वी एक्स, मतलब अगर ये वाई है और ये एक्स है तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है आपने 11th पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर में, वाई बाई एक्स होगी। वाई वाले डायरेक्शन में क्या है सर जी वी वाई है, एक्स वाले डायरेक्शन में क्या है वी एक्स है, तो tan और ये एंगल क्या है बीटा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। तो वही लिखा है वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई वाले डायरेक्शन में क्यू ई टी हो जाएगा और वी एक्स डायरेक्शन में एम इंटू यू, क्योंकि क्यू ई टी बाई एम, अरे भैया ये कैसे आया, देखो वाई वाला डायरेक्शन क्या था क्यू ई टी बाई एम, और यू क्या था एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया अपना टोटल रिजल्ट। नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। वी वाई आपका है क्यू ई टी बाई एम, ठीक है, और वी एक्स जो है वो आपका यू है। तो यही दोनों वैल्यू रख के हम इसमें भी एक्सप्रेशन में पाए हैं, और यही दोनों वैल्यू ही उठा के हम इसमें रखे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे समझा कि ना समझा भैया, समझ गया कि ना समझ गया, नहीं समझ आया, नहीं गया, आ गया होगा, अच्छे बच्चे हो, है ना। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बता दीजिएगा, लास्ट वीडियो में मैं इसको फिर से रिकॉल करवा दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस पर थियरी नहीं आएगी। फार्मूला रटेड हो गया, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आराम से कर लोगे, है ना। और मैं हूँ, आपको घबराने की जरूरत कहाँ है ना। जब तक मैं हूँ तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट और प्लस कूलॉम्स वाला कॉन्सेप्ट, दोनों हो गया खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी और थोड़े फिगर वाले भी। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किस पे, क्लोज्ड सरफेस पे पहुंच जाएंगे, मींस उस पे हम पहुंच जाएंगे फिर गॉस लॉ पे, ठीक है, गॉस लॉ पे। तो आई होप जहां तक मैं पढ़ाया हूं टोटल आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप कमेंट कर करके कितना डाउट है, कहाँ से है, वो आप बता दीजिए, ताकि अब जल्दी से वो भी वीडियो बन जाए जिसमें आपको डाउट हो, क्योंकि विदाउट कमेंट
विदाउट आपके कमेंट के मैं वो वीडियो कैसे जनरेट कर पाऊंगा भाई? मुझे तो लगेगा आपको सब आ गया है ना। जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं आया है? जो नहीं आया है उसको कमेंट कर दो, मैं लास्ट में वो लास्ट वाला वीडियो बना दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बाद वही लास्ट वाला वीडियो बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वाली वीडियोज आप रिकॉल करते रहिए, क्योंकि अगर पिछला वाला भूला गया तो फिर सब सत्यानाश हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।